देखिए हमारा इतिहास चल रहा था और हमने भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया था। उसमें से एक था हमारा प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल और फिर प्रागैतिहासिक काल। इसमें से हमने प्रागैतिहासिक काल को संपूर्ण रूप से समाप्त कर लिया था। अब बारी हमारी ऐतिहासिक काल की थी। देखिए हमारा चल रहा था भारतीय इतिहास। अगर आपने प्रागैतिहासिक काल के किसी भी पार्ट को देखा नहीं है तो आप देख ले। प्रागैतिहासिक काल को संपूर्ण रूप से अभी समाप्त कर दिया गया है और भारतीय इतिहास हमारा चल रहा था, जिनमें से हम अब तक प्रागैतिहासिक काल पढ़ चुके हैं। इसमें था हमारा प्रागैतिहासिक काल और दूसरा था हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। और फिर था हमारा ऐतिहासिक काल। देखिए प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हमने 3 चीजें पढ़ी थी। पहले ये जान लीजिए कि जो हमारा प्रागैतिहासिक काल था वो 30 लाख से 3000 ईसा पूर्व के मध्य का काल था और जो आद्य ऐतिहासिक काल था वो 3000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल था और ऐतिहासिक काल हम 600 ईसा पूर्व के बाद के काल को कहते हैं। हमने प्रागैतिहासिक काल में 3 चीजें पढ़ी थी। एक हमारा था पूरा पाषाण काल, फिर था मध्य पाषाण काल और तीसरा था हमारा नवपाषाण काल। तो अब तक हमने प्रागैतिहासिक काल में ये सभी चीजों को समाप्त कर चुके हैं। देखिए प्रागैतिहासिक काल में हमने पूरा पाषाण काल पढ़ लिया है, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को हमने पढ़ लिया है। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट मिस है। 3 वीडियो के तहत हमने प्रागैतिहासिक काल को पढ़ लिया है। आज हम आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ने जा रहे हैं और आद्य ऐतिहासिक काल जो हमारा होता है वो प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच के काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि जो हमारा प्रागैतिहासिक काल में हमने पढ़ा था कि इसमें लिपि का ज्ञान नहीं था। देखिए इसमें जो था हमारा लिपि का ज्ञान नहीं था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें लिपि का ज्ञान था। लिपि यानी कि लिखाई का ज्ञान तो था, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। जब आद्य ऐतिहासिक कालीन मानव थे उनको लिपि का ज्ञान था, लिखाई का उनको ज्ञान था, लेकिन पढ़ाई का ज्ञान नहीं हुआ। अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और जो आद्य ऐतिहासिक काल के मानव थे वो भोजन के लिए कृषि भी करना प्रारंभ कर दिए थे। जिस तरह हमने प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत इन 3 चीजों को पढ़ा था, उसी तरह आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम निम्न संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए इसके अंतर्गत हम पहली चीज पढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल हमारा क्या था? देखिए प्रागैतिहासिक मानव जो थे वो सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किए थे वो तांबा था। प्रागैतिहासिक मानव सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किए थे और उसके बाद तांबा के साथ साथ वो पत्थर का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए। इसी को हमने क्या कहा? ताम्रपाषाण काल कहा। यानी कि प्रागैतिहासिक मानव जो थे वो सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किए और तांबा के साथ साथ वो पत्थर का भी प्रयोग करने लगे। उसको हमने ताम्रपाषाण काल कहा था। और देखिए ताम्रपाषाण काल के बाद जो हम पढ़ते हैं वो होता है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। इस पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा अहम रोल रखने वाला यह टॉपिक होता है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। आप विगत वर्ष का प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए, बहुत से प्रश्न जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से पूछे गए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता एक बहुत बड़ी टॉपिक होती है। चूंकि इसको हम आज कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हम कल करेंगे। कल से हम सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है। उसके बाद हमारा होता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, अब आप ये सोच रहे हैं कि नवपाषाण काल हम जो है नवपाषाण काल हम प्रागैतिहासिक काल में भी पढ़ते हैं और आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। देखिए ये आखिर ऐसा होता क्यों है? जैसा कि आप जानते हैं कि नवपाषाण काल का जो काल होता है वो 9000 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य का काल होता है। अब जब हम इसको अगर 2 भागों में विभाजित करें तो देखिएगा 9000 से अगर 3000 तक करें और एक करें 3000 से 1000 ईसा पूर्व का मध्य का काल करें तो आप पा रहे होंगे कि जो हमारा 9000 से 3000 का काल है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आ रहा है
और जो हमारा 3000 से 1000 ईसा पूर्व का काल है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ रहा है। तो 9000 से 3000 ईसा पूर्व के काल जो नवपाषाण काल है उसको हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ लेते हैं, और 3000 से 1000 ईसा पूर्व का जो काल होता है नवपाषाण काल का उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। लेकिन हमने इसको दो भागों में नहीं पढ़ा है, यहाँ पर हमने नवपाषाण काल को संपूर्ण रूप से समाप्त कर लिया है। इसके बाद अगर बात रह जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता की, तो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या होता है आज उसका डिस्कशन कर लेते हैं, और कल से हम शुरुआत करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता की। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत हमें पहली चीज पढ़नी होती है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार, यानी कि उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में कहाँ से कहाँ तक फैला था। दूसरी चीज होता है नगर योजना, तीसरा लिपि, फिर कृषि, फिर पशुपालन, फिर व्यापार, फिर धार्मिक जीवन, मुहरे, मूर्तियां, और फिर होता है हमारा सभ्यता की प्रमुख स्थलें, महत्वपूर्ण इमारतें और सभ्यता का पतन। तो ये हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत इन चीजों को हम पढ़ते हैं। देखिए जो सभ्यता का प्रमुख स्थल है उसके अंतर्गत हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़, बनवाली, धौलावीरा, रोपड़, दामाबा, सुतकांगेडोर, सुरकोटदा, आलमगीरपुर, कुड़ाल और मांडा को पढ़ते हैं। तो ये हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता है और इस पर हम कल वीडियो बनाएंगे। हमारा भारतीय इतिहास में हमारा प्रागैतिहासिक काल हो गया था, आद्य ऐतिहासिक काल में ये हमारा लास्ट रह गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त होने के बाद हमारा आद्य ऐतिहासिक काल भी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम ऐतिहासिक काल की तरफ अग्रसर होंगे। आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।